बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद लेंजेस लॉ को आज स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से लेंजेस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। सो हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं आज के सेशन के, वो इस सेशन में लेंसेज लॉ की स्टेटमेंट और उसकी सिग्निफिकेशन ऑफ द इन ऑर्डर टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ, और इसको लिंक करेंगे इंशाल्लाह हम फैराडेज लॉ के साथ। मोर ओवर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिसमें कि फैराडेज लॉ हम अप्लाई करेंगे। सो लेट अस सी। ये कंटेंट्स हैं इस सेशन के, जिसमें स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम एक्सप्लेन करेंगे लेंजेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेट अस टेक अ लुक बैक के लास्ट सेशन में हमने क्या देखा। हमने फैराडेज लॉ को देखा और हमने देखा कि फैराडेज लॉ में किस तरह से हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे, और जैसे इस कंडक्टर को मूव किया जाएगा टुवर्ड्स राइट, एंड वी विल बी हैविंग सम मूविंग इट विद सम स्पीड, एंड इसको मूव करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर सर्टेन स्पीड, उस स्पीड को हम वेरी करेंगे, उस स्पीड को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें मोशनल ईएमएफ में ये फैक्टर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एल और डेल्टा एक्स को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद आई गो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड वी ऑब्टेन फ्लक्स। फ्लक्स को ऑब्टेन करने के बाद देन हमने देखा कि किस तरह से जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंक्रीज होने के साथ ईएमएफ इंड्यूस होती है। सो इन द लास्ट लेक्चर वी सो दिस Faraday's law. So Faraday's law basically tells you कि जितनी तेजी के साथ आप फ्लक्स को चेंज करेंगे, the greater the rate of change of flux, the greater will be the EMF induced. So ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात करेंगे जी अब हम। तो इसमें जरा सीक्वेंस वाइज अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो बिल्कुल तरतीब में देखने पर यह पता चलता है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को, इस मैकेनिज्म में इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं, तो राइट साइड पर मूव करने की वजह से इस लूप में, जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट कनेक्टेड नहीं है, उसमें रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से एक इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो करता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर के हमें जरूरत पड़ती है लेंजेस लॉ की। In order to determine the direction of induced current, we need Lenz's law. So let us see, what does Lenz's law state. So according to Lenz's law, direction of induced current is such that it opposes the change which is producing it. So लेंसेज लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपने ही सोर्स को अपोज करेगी। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, हम इंशाल्लाह अभी इसको वेरीफाई भी करते हैं। मजीद ये कि लेंसेज लॉ जो है इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब किसी लूप में अप्लाई किया जाता है इट शुड बी अ कंप्लीट लूप। अगर तो लूप कंप्लीट नहीं है देन वी विल सपोज दैट इफ इट वर अ कंप्लीट लूप, सो दैट वी कैन अप्लाई अ सर्टेन डायरेक्शन टू इट। सो अब लेंसेज लॉ की इस फॉर्म को अगर आप देखें, सो यू आर ऑब्जर्विंग अ बार मैग्नेट विच इज मूविंग टूवर्ड्स द loop, and this loop is not connected with any kind of source of current. यहाँ पर अगर करंट, यानी कि यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसका सादा सा मतलब ये है कि वो करंट इंड्यूस्ड करंट होगा। सो दैट करंट विल बी एन इंड्यूस्ड करंट। सो
लेट अस रिमाइंड रिकॉल अगेन कि जब यहाँ पर ये मूव करेगा, लेट अस से कि ये टूवर्ड्स मूव करता है, तो टूवर्ड्स मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा, फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी इसमें से, क्योंकि जो जो ये करीब आता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से गुजर रही हैं वो बढ़ती जाएंगी. सो एज दे कीप ऑन इंक्रीजिंग अ चेंज ऑफ फ्लक्स विल कॉज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड इन द लूप, और ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब किस डायरेक्शन में शो करेगा इसके लिए हम देखते हैं अभी लेंजेस लॉ को. सो लेंजेस लॉ के मुताबिक अगर तो सोर्स टुवर्ड्स आ रहा है तो ये कोशिश करेगा इसको अवे मूव करवाने की. इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में सेटअप होगा कि वो इसको अपोज यानी अवे मूव करवाए. इस केस में अवे मूव करवाने के लिए यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अवे मूव करवाना है. अवे मूव करवाने का मतलब है ये करंट कोशिश करेगा कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाए कि जो इसको रिपेल करे. जाहिर है अवे रिपेल करके ही मूव करवाया जा सकता है. तो रिपेल करने के लिए कौन से वाला पोल जो है वो सामने होना चाहिए. वी ऑल नो वेरी वेल दैट इट शुड बी द सेम पोल. सो इसलिए यहाँ पर सेम मैग्नेटिक पोल जो है वो यूज किया जाएगा. सो यू विल सी कि यहाँ पर कौन से वाला पोल यूज हुआ है. वी विल यूज द सेम पोल. सो हम सेम पोल यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे बल्कि ये खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा. अब हम एक दूसरा केस देखते हैं. वो केस ये है कि फर्ज करें कि अगर मैं आपके सोर्स को अवे मूव करवा रहा होता, तो अगर तो मैं आपके इस लूप को मूव करवाता अगेंस्ट दिस डायरेक्शन, मींस अवे फ्रॉम द लूप, तो क्या होना था. जो जो ये दूर चलता जाता, तो लेट्स से कि अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पास कर रही हैं. सो एज आई कीप ऑन मूविंग दिस magnet away, so what will happen, the magnetic field lines will keep on decreasing. So the magnetic field lines will keep on decreasing, and we all know the decrease in magnetic field means there will be an EMF induced due to change of flux. So अब ऐसे केस में जब मैं इसको अवे मूव करवा रहा हूं, EMF इंड्यूस हो रही है, तो अगर आप लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट को देखें तो अब इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में सेटअप होगा. याद रखें ऐसे केस में जब हम इसको अवे मूव करवा रहे हैं तो अवे मूव करवाते हुए अब ये कोशिश करेगा कि इसको टुवर्ड्स मूव करवाए. तो टुवर्ड्स मूव करवाते वक्त ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट. ये लूप में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कोशिश करेगी इसको अट्रैक्ट करे. और अट्रैक्ट कब करेगी, जब हमारे यहाँ पर कौन से पोल्स होंगे, जब यहाँ पर होंगे दो ओपोजिट पोल्स. सो ऐसे केस में अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, सो दी शुड बी opposite poles. So opposite poles. So let us see. अगर ये opposite poles हैं यानी कि यहाँ पर बन जाएगा साउथ. तो अगर इस साइड पे साउथ है तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे एंड पर नॉर्थ होगा. सो इस साउथ का क्या मतलब है, इस नॉर्थ का मतलब क्या है. सो नाउ इट हैज बिकम वेरी मच क्लियर कि अगर इस एंड पर नॉर्थ है तो राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करें. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इफ दिस एंड इज नॉर्थ, तो नॉर्थ वाली साइड पर जो करंट की डिफ्लेक्शन होती है वो करंट की डिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो अगर इस फेस में यहाँ पर नॉर्थ मौजूद है देन इट विल सिंपली मीन दैट यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. whereas on this end if south pole is introduced then it will be clockwise in direction. तो जो इंड्यूस होने वाला करंट होगा लूप में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज हाउ लेंजेस लॉ
helps you to determine the direction of induced current by stating कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने ही सोर्स को अपोज करता है। अब हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये अपोज कैसे करता है, आया कि किस लॉजिक पे करता है, आया कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई in order to check whether it satisfies law of conservation of energy or not, let us see this diagram. जब आप इस लूप को, इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो इसकी मोशन की वजह से आपको याद होगा एक मैग्नेटिक फोर्स इंट्रोड्यूस होगी इस कंडक्टर में, क्योंकि जब हम इसको मूव करेंगे तो इन चार्जेस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यानी इस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू बिल। अगर आप राइट हैंड रूल को यूज करें, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो F है ये किस किस के दरमियान में एंगल होता है। सो दिस एंगल इज बेसिकली between L and B. So again apply right hand rule. Again apply right hand rule and curl your fingers from L to B. So again if you can see then hopefully you will be able to understand कि अभी जो कंडक्टर है, कंडक्टर की डायरेक्शन कुछ अपवर्ड है। सो अभी जो कंडक्टर है ये कंडक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो मैं ये इनटू द पेपर है मैग्नेटिक फील्ड, सो सिंस इट इज अलोंग द इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज व्हाई आई वुड लाइक कि मैं राइट हैंड रूल के मुताबिक अपनी फिंगर्स को L से B की तरफ कर्ल करूं। सो आई विल कर्ल माय फिंगर्स फ्रॉम L टू B, सो इट विल बी फोर्सिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, this magnetic force will be along this side, so it will be along opposite to the direction of motion. So curling the finger from L to B, we will get the magnetic force. अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो राइट हैंड रूल के मुताबिक ऑपोजिट है, ये एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट फोर्स है। ये वो फोर्स है जिसके मुखालिफ हमें मेहनत करनी पड़ती है। दिस इज द फोर्स अगेंस्ट विच वी नीड टू अप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी in order to cater, in order to deal with this opposing force, हमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है। अगर if you want to move the conductor with greater speed, तो ज्यादा EMF इंड्यूस होगी और ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, which means कि ज्यादा आपको अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। So this is just in accordance with the law of conservation of energy कि हमें ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है in order to get greater electrical energy. And let me tell you, this is something what happens in our power plants. तो हमारे पावर प्लांट्स में बिल्कुल ऐसा ही सेटअप अप्लाई किया जाता है। जब हमें ज्यादा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, वी नीड टू अप्लाई ग्रेटर थ्रस्ट। तो ये साबित करता है कि लेंज़ेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। इस पॉइंट को मजीद जस्टिफाई करने के लिए, अब हम देखते हैं इसको एक और एंगल से। ऑल्दो वी आर डन, बट फॉर अ मोमेंट जस्ट एक आप इनवर्स मेथड से, एक कन्वर्स मेथड से अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ये लेंज़ेस लॉ जो है वो सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स अगर तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती, मींस अगर V और F दोनों पैरेलल होते, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन चले फर्ज कर लेते हैं ताकि चेक करें कि ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक तो भाई ये अपोज करती थी। हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमारी मोशन की डायरेक्शन
और हमारे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, वो दोनों अगर सेम होती, अपोजिट ना होती बल्कि सेम होती, तो क्या होता? This will avoid the current to develop a magnetic force along the direction of force. So what will happen कि मैंने एक बार पुश कर दिया इस कंडक्टर को, once I push this conductor with a velocity v, and this magnetic force is parallel to the conductor. So अगर ये parallel होती तो ये होना था कि मेरी पुश के बाद ये फोर्स क्या करती, इट वुड हैव हैड एक्सेलरेटेड द कंडक्टर. सो ये आपके इस कंडक्टर को एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती. अच्छा, एक्सेलरेट जब होगा तो अब इसके नतीजे में आपका कंडक्टर अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा. सो अगर तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर बहुत दूर तक मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, तो ये कंडक्टर एक थोड़ी सी इनपुट एनर्जी के नतीजे में लामहदूद कह लें कि मूव करता रहता, और हम एक थोड़ी सी इनपुट एनर्जी के नतीजे में एक बहुत हाई आउटपुट अचीव कर रहे होते. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आउटपुट में लेना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है. हमेशा इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी दोनों जो है वो सेम रहती हैं, इंक्लूडिंग द लॉसेस. सो दैट इज व्हाई इससे साबित होता है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं हो सकती. तो हमने साबित कर दिया कि लेंजेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को satisfy करता है. So it satisfies the law of conservation of energy because we need greater amount of external force when we require greater output energy. So greater input लगानी पड़ेगी जब हमें greater output चाहिए, and vice versa. So it means law of conservation of energy is being satisfied by Lenz's law. So this is what we have learned today. That is, in the previous session, you would have seen that Faraday's law satisfies according to Faraday's law. According to Faraday's law, the rate of change of flux is directly proportional to the induced EMF. जितनी तेजी से आप चेंज करेंगे फ्लक्स को, उतना ही EMF ज्यादा इंड्यूस होगी. And the greater the rate of change of flux, the greater EMF will be induced. Same thing. The direction of induced current is always such that it opposes its change, opposes its source. So Lenz's law डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में डील करता है, और ये सब पॉइंट्स आज हमने यहाँ पर सीखे. So let us try to solve a problem with the help of this theoretical part. So we have a coil of wire having 10 loops. So number of turns are 10. And the area is given, that is 1.5 times 10 to the power minus 3. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. ठीक है जी, magnetic field perpendicular है. If the field varies from 0.05 to 0.06 Tesla, तो हमने बताना है in this time. So we have to determine the EMF induced. So EMF induced के लिए हम कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन यूज करेंगे for sake of induced EMF? We have just studied the law that is Faraday's law, and according to Faraday's law, the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. So as far as flux is concerned, तो ये B dot A के इक्वल होता है. So मैंने phi की जगह पर B dot A लिख दिया. And you can easily see that we have got the number of turns, area is given, the magnetic field is also given. So the change can be determined by subtracting the final one with the initial one. तो 0.06 को 0.05 से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास 0.01 आ जाएगा. तो इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, एंड फाइनली हमारे पास इंड्यूस्ड EMF आ गई है.
that is 1.5 10 raised to power minus 3 volts. So this is how we have determined the induced EMF. So let us try to understand some of the applications. मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कुछ applications खुद शेयर करें, but just to discuss Faraday's law की और Lenz's law की बहुत real time जो applications मौजूद हैं, like generator, like transformer, like electric bells, and as far as the transformer part is concerned, inshallah we will discuss in detail. So transformer के अंदर जो बुनियादी असूल इस्तेमाल होता है वो Faraday's law का ही है. So जितनी तेजी से आपका प्राइमरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, उसका फ्लक्स चेंज होता है आपका प्राइमरी कॉइल में, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है आपकी सेकेंडरी कॉइल के अंदर. मोर ओवर, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर, तो ज्यादा ईएमएफ हमें आउटपुट के ऊपर मिलती है. सो दिस वेरीफाइज द रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ आर टुडेज 2 लेसन्स, जिनके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. जनरेटर के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि अगर टरबाइन से टरबाइन को घुमाना है हमने, और वी हैव अ डैम जहाँ पर हायर एल्टीट्यूड के ऊपर मौजूद है आपका वाटर का लेवल. सो एज वी विल apply some thrust, so we need to increase the throttle. अगर लोड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, so उसी स्पीड के साथ जनरेटर को घुमाने के लिए, उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा थ्रस्ट अप्लाई करनी पड़ती है, so that we can maintain constant output voltages. So this is what is happening in Magla Dam and Tarbila Dam. So this is the task for you. Please complete these assignments and do your work on a regular basis. So this is today's lesson, the message of the day. What does it replicate? I would like to have a feedback from you as well. आप लोग भी बताएं कि यहाँ पर क्या इस इमेज के बारे में आप क्या कहते हैं. So मेरी फाइंडिंग्स जो हैं वो कुछ ये कहती हैं कि सिर्फ इसलिए कि ये बंदा ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा गलत है. सो ठीक ये भी कह रहा है और गलत ये भी नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पर्सपेक्टिव्स. सो देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट थिंग. सो इफ यू आर राइट देन द अदर पर्सन डज नॉट मीन certainly to be wrong. So you might not have seen the things from the other's perspective. So this is where we use the word empathy. So we should take a look at things with broader perspectives, and so we should take a look at things from multiple dimensions in order to get the real information. So what is reality? It sometimes changes with the frame of reference. So today's lesson is done. Thank you very much. अपने नौजवानों पर नया दिन चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है.